नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश मंत्र क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स की 3 क्लासें हमारी कंप्लीट हो गई। आज हम चौथी क्लास शुरू करते हैं, जहां हम पढ़ेंगे दाब, पृष्ठ तनाव और उत्प्लावन बल के बारे में, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है। उस 3 क्लास में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक, जहां हम पढ़ेंगे दबाव, पृष्ठ तनाव और क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक कहाँ से शुरू करते हैं हम? दाब। ठीक है, सबसे पहले तो दाब का पता होना चाहिए मुझे। दाब बराबर क्या होता है? किसी सतह पर लगने वाला लंबवत बल। मान लिया कोई ये सतह है, मानिए कोई सतह है, इस पर लगने वाला लंबवत बल, तो यहाँ लिखेंगे सतह पर लगने वाला लंबवत बल। दोबारा से समझे इस बात को। दाब क्या होता है? किसी सतह पर लगने वाले लंबवत बल और क्षेत्रफल का अनुपात, यानी उस सतह के क्षेत्रफल का अनुपात, उस सतह के क्षेत्रफल का अनुपात और क्षेत्रफल का अनुपात। यानी दाब बराबर क्या होता है? किसी सतह पर लगने वाले लंबवत बल और क्षेत्रफल का अनुपात दाब कहलाता है। किसी सतह पर लगने वाले लंबवत बल और क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो यहां से अगर मैं दाब का मात्रक जानना चाहूं तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया? दाब का एक मात्रक हुआ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति। देखते हैं, बात करते हैं दाब के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं। दाब के अन्य प्रसिद्ध मात्रक कौन कौन से हैं? दाब से संबंधित प्रयोग किसने किए थे? पास्कल ने। तो दाब का एक अन्य मात्रक पास्कल भी है। दाब का एक अन्य मात्रक क्या है? पास्कल है। ठीक है, एक है टोरसोली थे, उन्होंने भी दाब से संबंधित कुछ प्रयोग किए थे। दाब का एक अन्य मात्रक पास्कल है, दाब का एक अन्य मात्रक टोर है। दाब का एक अन्य मात्रक क्या है? टोर है। तो दाब के दो ऐसे मात्रक जो मैं सामान्यतः पढ़ता हूँ, एक तो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एक अन्य मात्रक क्या है? पास्कल। और दाब का एक दूसरा मात्रक और क्या है? टोर। ठीक है, अगर मुझे दाब की विमा निकालनी हो तो सबसे पहले मैं बल क्या है? F बराबर एम ए, यानी इसकी विमा लिखूंगा एम एल टी माइनस टू, और अपॉन क्षेत्रफल एल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ऊपर -2, तो इसमें से -1 कम हो जाएगा, यानी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये किसकी विमा है? दाब की। किसकी विमा है? दाब की। अब बात कर लेते हैं दोबारा। दाब बराबर क्या होता है? किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल और पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है? दाब के। यानी दाब बराबर होता है लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक हुआ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और दाब के अन्य मात्रक क्या है? पास्कल। और दाब का एक अन्य मात्रक क्या है? टोर। ठीक है, यदि मुझे इसकी विमा के बारे में ज्ञात करना है तो सबसे पहले बल की विमा लिखूंगा और क्षेत्रफल की विमा। तो इसकी विमा क्या बन जाएगी? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। कितनी हो जाएगी इसकी विमा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं बार। वायुमंडलीय दाब को हम किस में नापते हैं? बार में। यदि बार भी किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। वो बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। यानी एक बार बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। अब शब्द आया वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 mm, या mm को सेंटीमीटर में बदल दो, 76 सेंटीमीटर। किससे प्रदर्शित करते हैं हम? 760 mm से। मुख्यतः किस में प्रदर्शित करते हैं? इसे mm में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक होता है मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है?
मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है? 80 से 120 mm। कितना होता है? 80 से 120 mm। कितना होता है? 80 से 120 mm। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं हम उनको समझते हैं। ठीक है, दाब के जो एग्जाम्पल हैं हम उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, हम लिखेंगे किस तरह में। पेपर में क्वेश्चन आता है, भारी वाहनों के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं, कारण क्या है इसका? अब इसे फॉर्मूले से समझेंगे। यहाँ पे बल बटे क्षेत्रफल, यानी दाब किसके बराबर है? बल बटे क्षेत्रफल के। अब आप एक बात समझना मुझे यहाँ, कि जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, दाब इतना ही कम होगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि भारी वाहनों के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? ए के बढ़ने से कौन कम हो जाता है? दाब कम हो जाता है। तो किस लिए बनाए जाते हैं? दाब को कम करने के लिए। भारी वाहनों के भारी वाहनों के टायर कैसे बनाए जाते हैं? चौड़े बनाए जाते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल, दलदल में लेटने की सलाह दी जाती है। लेटने की सलाह दी जाती है हमें। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो बाहर से आवाज लगाकर लोग क्या बोलते हैं कि भाई आपको लेट जाना चाहिए। लेटने से क्या होगा? क्या बढ़ेगा? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बढ़ने से क्या कम होगा? दाब। यानी जब दाब कम होगा तो वह व्यक्ति दलदल में कम धंसेगा। ठीक है, दलदल में कम धंसेगा। इसके अलावा एक देखते हैं, पैरासूट का प्रयोग। जो व्यक्ति पैरासूट का प्रयोग करते हैं, जब पैरासूट खुलेगा तो क्या बढ़ेगा? क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? कम। और जब दाब कम होगा तो व्यक्ति आराम आराम से नीचे आ जाता है। क्या होता है? व्यक्ति आराम आराम से नीचे आ जाता है। ठीक है, अब हम बात समझते हैं दाब के अन्य फॉर्मूले के बारे में। एक दाब होता है, दाब बराबर होता है P बराबर एच डी जी। एक दाब का दाब अन्य तरीका कौन सा है? जो गहराई से संबंधित है। दाब बराबर यानी P बराबर एच डी जी। एच क्या है? वहां गहराई। एच क्या है? गहराई। और डी क्या है? घनत्व। यानी जितनी गहराई बढ़ती जाती है और जितना घनत्व बढ़ता जाता है, दाब उतना ही बढ़ता जाता है। यानी दाब किसके अनुसार होता है? गहराई के बढ़ने पर बढ़ता है और घनत्व के बढ़ने पर भी बढ़ता है। ठीक है, दाब गहराई के बढ़ने पर बढ़ता है और घनत्व के बढ़ने पर भी बढ़ता है। ठीक है, इस बात को अगर मैं दूसरे तरीके से समझे, एग्जाम्पल समझते हैं। जल से मछली अचानक निकालने पर मर जाती है। अचानक निकालने पर उनके मुंह से क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है। ठीक है, इसे समझते हैं। दूसरा एग्जांपल, वायुयान में पेन की स्याही का बाहर निकलना। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। गहराई से बुलबुला ऊपर आने पर उसका आकार बढ़ जाता है। तीन एग्जाम्पल हम समझते हैं। जल से अचानक, जैसे जल में जो गहराई में मछलियां होती हैं, उनको अगर अचानक से निकाल लिया जाए तो उनकी नाड़ियां, नसें फट जाती हैं। उनकी नसें क्या होती है? फट जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जो गहराई में होती है उसमें दाब कैसा होता है?
ज्यादा होता है, और अचानक से आप बाहर निकालोगे, बाहर ऊपर जब गहराई में है दाब ज्यादा होता है और ऊपर दाब कैसा होता है, कम होता है। तो जैसे आप नीचे से अचानक बाहर निकालते हैं तो उनकी नसें क्या होता है, उनके शरीर का जो दाब होता है बाहर के दबाव के समान होने की कोशिश करता है, और इस दौरान उनकी नसें क्या होती है, फट जाती हैं। वायुयान में पैन की शाही का बाहर निकालना, देखिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है दाब क्या होता है, कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा पेन है, मानिए हमारा पेन है, इसमें हम इंक डालते हैं, वो पृथ्वी के दाब के अनुसार है। तो जैसे हम इस पेन को ऊपर ले जाएंगे तो इसका दाब बाहर के जो कम दाब है उसके बराबर होने की कोशिश करता है, इसलिए इसकी इंक क्या होती है, बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, क्योंकि पेन का जो अंदर का दाब होता है वो ऊंचाई पर जो दाब कम होता है उसके बराबर होने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए ऊंचाई पर जाने पर वायुयान की शाही बाहर निकल जाती है। गहराई में बुलबुले का ऊपर आने पर उसका आकार बढ़ जाना। आप एक बात समझिए, यहाँ बुलबुला है, छोटे आकार का है, ऊपर आने पर उसका आकार क्या जाएगा, बड़ा, क्योंकि यहाँ दाब क्या है, अधिक है, दाब क्या है, अधिक। और जैसे बुलबुला ऊपर जाएगा तो ये दाब ऊपर वाले दाब के बराबर होने की कोशिश करेगा, यानी क्षेत्रफल को ज्यादा घेरने की कोशिश करता है। यानी दाब को कम करने का तरीका क्या होता है, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए। दाब को कम करने का तरीका क्या होता है, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दाब का गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दाब का गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो दाब है उसको बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, और दाब को कम करने पर क्वथनांक घट जाता है, क्वथनांक घट जाता है, दाब को कम करने पर क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम क्या देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊंचाई पर, जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, खाना पकाने में अतिरिक्त ईंधन खर्च होता है, या खाना पकाने में ईंधन अधिक खर्च होता है, अधिक खर्च होता है। अब इसकी वजह क्या है, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, यानी ऊंचाई बढ़ने पर, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, दाब क्या होता है, कम हो जाता है। जब दाब कम होता है तो क्वथनांक भी कम हो जाता है, क्वथनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी जिस जल को 100 डिग्री पर उबलना था वो 100 डिग्री से पहले उबलने लगता है। ठीक है, यानी जब कम ताप पर उबलने लगेगा तो भोजन अच्छी तरह से पक नहीं पाएगा, भोजन अच्छी तरह से नहीं पक पाएगा। यही कारण है कि ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्या होता है, कम हो जाता है, और क्वथनांक भी कम हो जाता है। इसलिए जब भोजन पहले ही उबलने लगता है, इसलिए ऊंचाई पर इन भोजन को ज्यादा पकाना पड़ता है, बार बार पकाना पड़ता है, और ईंधन अतिरिक्त खर्च होता है। एक शब्द होता है गलनांक, एक शब्द है गलनांक। गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव होता है, यानी गलनांक पर सबसे पहले देखते हैं हम बर्फ, बर्फ के गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव होता है। दाब बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है, बर्फ का गलनांक बढ़ता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है। इस बात को मुझे समझना है, दाब के बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है, यानी यहाँ कुछ ऐसे होते हैं जिनका आयतन घटता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका आयतन बढ़ता है। तो बर्फ बर्फ के बारे में बात करते हैं, दाब के बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका उदाहरण क्या देखते हैं हम, जैसे तैरता हुआ हिमखंड, तैरता हुआ
हिमखंड जो समुद्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैरते हैं, नदियों में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैरते हैं, तो वो नीचे लिखें निचले भाग से गलना शुरू होता है, गलना शुरू होता है, कारण क्या है? नीचे जो भी हमारा हिमखंड होता है, हिमखंड के निचले भाग पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक भी क्या होता है? अधिक होता है। गलनांक भी क्या होता है? गलनांक अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। जो भी हिमखंड होते हैं, पानी में तैरता हुआ या समुद्र में, नदी में तैरता हुआ जो भी हिमखंड होता है, हिमखंड निचले भाग से गलना शुरू होता है। उसकी वजह क्या होती है? कारण क्या होता है कि हिमखंड के निचले भाग पर दबाव अधिक होता है, और जब दबाव अधिक होता है, जहां दबाव अधिक होता है वहीं गलनांक अधिक होता है। यही कारण है कि बर्फ के जो बड़े बड़े हिमखंड होते हैं वो नीचे की साइड से हमेशा गलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नीचे की साइड से गलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृष्ठतनाव और उत्प्लावन बल। पृष्ठतनाव और उत्प्लावन बल संबंधित महत्वपूर्ण प्रयोग किसके हैं? पास्कल। तो बात करते हैं पास्कल का नियम। इसके एग्जाम्पल हमारे पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पास्कल का नियम क्या कहता है कि गुरुत्व को अगर शून्य माना जाए, गुरुत्व बल है, जो गुरुत्व का प्रभाव है उसे क्या मान लिया जाए? शून्य है। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला दाब प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। ठीक है, इस बात को समझते हैं। यहाँ परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हमसे पूछ लिया जाए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर कार्य करता है? जहां भी हाइड्रोलिक शब्द आया सभी पास्कल के नियम के आधार पर कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक जितने भी हाइड्रोलिक से संबंधित हैं सभी के सभी किसके आधार पर कार्य करते हैं? पास्कल के नियम के आधार पर। हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी किस नियम के आधार पर कार्य करती है? पास्कल के नियम के आधार पर। तीसरा है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस भी किस आधार पर कार्य करती है? पास्कल के नियम के आधार पर। ठीक है, दाब से संबंधित हमारे सभी क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे मुझे। बांध की दीवारें चौड़ी क्यों बनाई जाती है? बांध की दीवार नीचे से चौड़ी क्यों बनाई जाती है? बांध की दीवार नीचे से चौड़ी क्यों बनाई जाती है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा था P बराबर HdG, यानी जब गहराई बढ़ेगी H तो कौन बढ़ेगा? दाब। यानी अगर मुझे गहराई, मान लिया पानी भरा हुआ है उसमें ज्यादा गहराई है, तो जहां गहराई ज्यादा होगी वहां दाब कैसा होगा?
अधिक होगा। तो इस अधिक दाब के कारण ही बांध की नीचे की दीवारें कैसे बनाई जाती हैं, चौड़ी बनाई जाती है। नीचे से दीवारें कैसे बनाई जाती हैं, चौड़ी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल और देख लेते हैं। हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा 4 डिग्री सी ताप के जल में शरीर तैरता है, शरीर तैरता है। ठीक है, यदि जल का ताप, जल का ताप 100 डिग्री सी कर दे तो क्या होगा, तो क्या होगा। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मुझे पता होना चाहिए जल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है, 4 डिग्री सी पर। ये क्या है, जल का घनत्व सर्वाधिक, घनत्व क्या होता है यहाँ, सर्वाधिक होता है। जल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है, 4 डिग्री सी पर। इसलिए मानव शरीर है 4 डिग्री सी पर जल में तैर सकता है। क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि घनत्व के बढ़ने पर मानव शरीर उसमें तैर सकता है। जैसे जैसे हम गर्म करते हैं उससे घनत्व क्या होता है, कम होता चला जाता है, घनत्व क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है। और जैसे जैसे घनत्व कम होगा तो आदमी का शरीर उसमें तैर नहीं सकेगा। जब जब घनत्व कम होगा तो मानव का शरीर उसमें तैर नहीं सकेगा, अर्थात क्या होगा, डूब जाएगा। कारण क्या है, घनत्व, ताप को बढ़ाने पर घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। इसी कारण मानव का शरीर उसमें डूब जाएगा। इसका आंसर क्या होगा कि यदि ताप 4 डिग्री से आप 100 डिग्री सी करोगे तो मानव का शरीर उसमें डूब जाएगा, मानव का शरीर उसमें डूब जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, एक शब्द आता है पलवन या उत्सेप। शब्द क्या है, पलवन या उत्सेप। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे हमारे एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, पलवन के या उत्सेप के जो प्रयोग है या नियम है वो किसने दिए थे, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज यानी उत्प्लवन, पलवन, उत्सेप, ये सब प्रयोग करने के लिए अगर हम सबसे पहले किसी का नाम पढ़ते हैं तो किसका नाम आता है, आर्किमिडीज। यानी इससे संबंधित नियम किसने दिए थे, आर्किमिडीज ने। अब बात करते हैं पलवन शब्द क्या है, पलवन या उत्सेप क्या है। ठीक है, समझते हैं। ऐसे किसी वस्तु के किसी दरों में तैरने को, किसी वस्तु के, किसी वस्तु के किसी दरों में तैरने को, किसी दरों में तैरने को क्या कहते हैं, पलवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पलवन कहते हैं। किसी वस्तु के किसी दरों में तैरने को क्या कहते हैं, पलवन है। और पलवन का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। पलवन का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने क्या बताया कि जैसे कोई वस्तु किसी दरों में तैरती है, ठीक है, कोई आपने इसमें एक वस्तु रख दी, दरों में छोड़ दी, तो उस पे क्या होता है, वस्तु का भार तो नीचे की ओर कार्य करता है, जबकि एक बल उसे ऊपर की ओर धक्का देने की कोशिश करता है, एक बल उसे ऊपर की ओर धक्का देने की कोशिश करता है। और इस बल को ही हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं इसे हम, उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं इसे हम, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। और वस्तु को ऊपर की ओर धक्का देने के इस गुण को हम उत्सेप या पलवन कहते हैं, तथा इस गुण को हम क्या कहते हैं, उत्सेप या पलवन, उत्सेप या पलवन। ठीक है, एक बल एक भार के कारण नीचे की ओर आता है, जबकि दर में एक बल, दर में जब कोई वस्तु आती है तो उस पर एक बल ऊपर की ओर
कार्यरत रहता है, जिसे क्या कहते हैं, वो उत्प्लावन बल। और इसके इस गुण को क्या कहते हैं, उत्सेप या प्लवन। इसके इस गुण को क्या कहते हैं, उत्सेप या प्लवन। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्सेप या प्लवन का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो नाम क्या है उनका, आर्किमिडीज। उत्सेप या प्लवन का सबसे पहले जो था अध्ययन वो किसने किया था, आर्किमिडीज ने। सबसे पहले अध्ययन किसने किया, आर्किमिडीज ने। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। उदाहरण के पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है हम उसे पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, वायु दाब मापी। वायु दाब मापी या वायु दाब मापी, या दूसरा क्या नाम है उसका, बैरोमीटर। क्या नाम है उसका, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर किस आधार पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। दूसरा, दूध की शुद्धता का मापन। दूध की शुद्धता का मापन। दूध की शुद्धता का मापन। दूध की शुद्धता का मापन किससे करते हैं हम, लैक्टोमीटर से। किससे करते हैं हम, लैक्टोमीटर से। और लैक्टोमीटर भी किस आधार पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं एक होता है मोनो, गैसों का दाब मापने के लिए। गैसों का दाब मापन किसके द्वारा करते हैं हम, मोनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं हम, मोनोमीटर के द्वारा। यानी मोनोमीटर भी किस आधार पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। एक शब्द पढ़ते हैं हम, पनडुब्बी। शब्द क्या पढ़ते हैं हम, पनडुब्बी। यानी पनडुब्बी भी किस आधार पर कार्य करती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। पनडुब्बी भी किस आधार पर कार्य करती है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा सा। वायु दाब मापी क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं वायु दाब मापी। वायु दाब मापी, अगर मैं एक शब्द पढ़ता हूं यहां, वायु दाब मापी। सबसे पहले मुझे ये बताना, वायु दाब मापी सर्वप्रथम किसने बनाया था। वायु दाब मापी सर्वप्रथम किसने बनाया था, टोरसोली। किसने बनाया था वायु दाब मापी, सबसे पहले टोरसोली द्वारा। जो सबसे पहले वायु दाब मापी, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में जिसका क्या नाम है, बैरोमीटर। यानी बैरोमीटर की खोज किसने की थी, टोरसोली के द्वारा। बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी, टोरसोली के द्वारा। बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी, टोरसोली के द्वारा। ठीक है, बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी, टोरसोली के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा बैरोमीटर से संबंधित 3 क्वेश्चन हो रहे हैं जिन्हें हम एक एक कर पढ़ते हैं। क्या है, बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना। पारे का अचानक गिरना किसका संकेत है, धूल आंधी तूफान का। आंधी तूफान का। बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना किसका संकेतक है, आंधी और तूफान का। दूसरा हम समझ सकते हैं, बैरोमीटर के पारे का, बैरोमीटर के पारे का धीरे धीरे गिरना। धीरे धीरे गिरना ये किसका सूचक है, यह वर्षा का सूचक। इसका सूचक है वर्षा का। और एक तीसरा है, बैरोमीटर के पारे का, बैरोमीटर के पारे का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। धीरे धीरे
ऊपर चढ़ना, ये किसका संकेत है? साफ मौसम का। किसका संकेत है? साफ मौसम का। जो पारा होता है बैरोमीटर का, यदि वो आराम आराम से ऊपर की ओर चलता है तो किसका संकेत है वो? किसका संकेत देता है वो? किसका संकेत देता है? साफ मौसम का। यदि अचानक से नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान का संकेत है। यदि धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किसका संकेत है? वर्षा। किसका संकेत है? वर्षा का। एक शब्द होता है, आप बताइए, द्रवों का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? या द्रवों का घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? द्रवों का घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? हाइड्रोमीटर। किसके द्वारा नापते हैं हम? हाइड्रोमीटर। शब्द को दोबारा समझना है। द्रवों का घनत्व या द्रवों का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा नापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा। और हाइड्रोमीटर भी किसके नियम पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के हमने 5 एग्जाम्पल पढ़े। पहला वायुदाब या बैरोमीटर, दूसरा दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर, गैसों का दाब मापने के लिए मोनोमीटर, और पनडुब्बी और हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? द्रवों का घनत्व मापन के लिए। द्रवों का घनत्व मापन के लिए, ठीक है, द्रवों का घनत्व मापन के लिए, ठीक है। अब एक शब्द आया था यहाँ, अपेक्षित घनत्व। शब्द क्या है? अपेक्षित घनत्व। अब हम समझते हैं अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं। अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? अपेक्षित घनत्व बराबर होता है, अपेक्षित घनत्व बराबर होता है किसी द्रव में वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी तथा जल में उस वस्तु के भार में कमी, उस वस्तु के भार में कमी, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? यानी हम क्या करते हैं, एक वस्तु लेते हैं, उस वस्तु को एक बार हम जल में डालते हैं और एक बार हम किसी द्रव में डालते हैं। उस द्रव में डालते हैं जिसमें हमें उसका अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है, ठीक है। जिस द्रव में डालते हैं तो दोनों का अनुपात किसके बराबर होता है? अपेक्षित घनत्व के। किसके बराबर होता है? अपेक्षित घनत्व के, ठीक है, अपेक्षित घनत्व के, ठीक है। और अगर मैं अपेक्षित घनत्व का मात्रक निकालना चाहूं तो इसका कोई मात्रक नहीं है। देखिए यहाँ भी भार में कमी, यहाँ भी भार में कमी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। यानी यह कैसी राशि है? मात्रक विहीन राशि, मात्रक विहीन राशि है। अपेक्षित घनत्व कैसी राशि है? मात्रक विहीन राशि है, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती, यानी 0 से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसकी कोई विमा नहीं है, इसकी कोई विमा नहीं होती, यानी अपेक्षित घनत्व की कोई विमा नहीं होती। अब एक शब्द पढ़ते हैं, यहाँ आया घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। यहाँ घनत्व का बड़ा रोल है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक बार में देखते हैं घनत्व से संबंधित एक एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम पढ़ते हैं वह बादल वायु में तैरते हैं। बादल वायु में तैरते हैं, उसका कारण क्या है कि बादल का जो घनत्व है, बादल का जो घनत्व है वह वायु के घनत्व से कम है, वायु के घनत्व से कम है। जिसका घनत्व कम होता है वो ही दूसरे माध्यम में तैरने लगता है।
जिसका भी घनत्व कम होता है वो दूसरे माध्यम में तैरने लगता है। ठीक है, तो यहाँ बादल क्यों तैरते हैं वायु में? क्योंकि बादलों का घनत्व वायु के घनत्व की अपेक्षा कम होता है। बादलों का घनत्व वायु के घनत्व की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, अब एक शब्द समझते हैं हम दोबारा कि आर्किमिडीज ने क्या बताया था। ठीक है, आप देखिए वो एग्जाम में आने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी बेसिक बातें मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, उसने आर्किमिडीज ने क्या बताया था कि यदि कोई वस्तु, मान लिया कोई वस्तु है, वो जल में डाली जाए, क्या की जाए? जल में डाल दी जाए। ठीक है, मान लिया कोई वस्तु है और वो किस में डाल दी जाए? जल में डाल दी जाए, तो क्या होगा? यदि इस वस्तु के द्वारा हटाया गया भार, इस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से, वस्तु के भार से कम है, तो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। और हटाए गए द्रव का भार क्या है? अधिक, तो वस्तु क्या होगी? तैरती रहेगी। वस्तु क्या होगा? तैरती रहेगी। ठीक है, आगे ने क्या बताया था कि कोई वस्तु कैसे तैरती है जल में? उसने कहा था जो वस्तु के द्वारा हटाया गया भार होता है, जो वस्तु के द्वारा हटाया गया जल होता है, जो वस्तु के द्वारा हटाया गया द्रव होता है। ठीक है, यदि उसका भार वस्तु के भार से अधिक है, यदि उसका भार वस्तु के भार से क्या है? अधिक है, अधिक है, तो वस्तु क्या होगी? तैरेगी। और यदि हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से क्या है? कम है, तो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। अब इसका एक एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम में देखते हैं, एग्जाम में आने वाला एग्जाम्पल क्या है इसका? लोहे की कील क्या होती है? डूब जाती है, जबकि उससे बना जहाज तैरता है। जबकि लोहे की कील तो डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज तैरता है। उसका उदाहरण क्या है? ये लाइन कि कील के द्वारा हटाया गया द्रव का भार कम है कील के भार से, जबकि जहाज के द्वारा हटाए गए जल का भार ज्यादा है जहाज के भार से। ठीक है, इसी कारण जहाज तैरता है और कील डूब जाती है। ठीक है, ये जो पानी के जहाज होते हैं इन पर एक लाइन बनी होती है ऐसी, मान लिया कोई एक लाइन बनी हुई है जिसे बोलते हैं प्लीन शोक रेखा। क्या बोलते हैं उसे? प्लीन शोक लाइन या प्लीन शोक रेखा, प्लीन शोक रेखा। अब प्लीन शोक रेखा क्या होती है? प्लीन शोक रेखा क्या क्या होती है? जहाज पर लादे गए वजन की सीमा, वजन की सीमा। अब इस बात को समझना है कैसे? प्लीन शोक रेखा क्या होती है? जहाज होता है, मान लें कोई, ये इस पर एक लाइन खींच दी जाती है कि इसमें आप तब तक ही कोई भी वस्तु रख सकते हैं, कोई भी भार रख सकते हैं जब तक ये यहाँ तक डूब जाए। ठीक है, यदि आप इससे ज्यादा रखोगे तो जहाज भी डूब जाएगा। ठीक है, तो उस भार की जो सीमा रेखा है उसे क्या बोलते हैं? प्लीन शोक रेखा। क्या बोलते हैं उसे? प्लीन शोक रेखा। ठीक है, चलिए देखते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए देखते हैं पृष्ठ तनाव। मैं पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ने से पहले मुझे दो शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। एक शब्द होता है सहसंजक बल, एक होता है असंजक बल। ठीक है, सहसंजक बल किसे कहते हैं? जैसे समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। और असंजक बल किसे कहते हैं? यानी अलग अलग या भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? असंजक बल कहलाता है। और सहसंजक बल क्या होता है? समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, जो पृष्ठ तनाव है वो सहसंजक बल के आधार पर है। पृष्ठ तनाव जो आया है फिजिक्स में किसके आधार पर आया है? सहसंजक बल के आधार पर आया है। असंजक बल के भी बहुत सारे उदाहरण है। असंजक बल के उदाहरण के बारे में अगर मैं देखता हूं, जैसे हाथ का गीला होना, पेन
के द्वारा कॉपी पर लिखा जाना असंजक बल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सभी असंजक बल के उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं सहसंजक बल। ठीक है, सहसंजक बल। सहसंजक बल किसे कहते हैं? सहसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। ठीक है, और अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए सर्वाधिक सहसंजक बल किसके मध्य होता है, अब एक बात समझते हैं। जो ठोस होते हैं, जो ठोस के अणु होते हैं, ठोस में क्या होता है? सहसंजक बल सबसे ज्यादा होता है। ठोस इससे कम किस में होता है? द्रव में, और शून्य लगभग नगण्य किन में होता है? गैसों में। गैसों में क्या होता है? शून्य के बराबर या लगभग एकदम नगण्य यानी बहुत कम होता है। सहसंजक बल गैसों में सबसे कम होता है, ठोस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है पृष्ठ तनाव। टॉपिक क्या पढ़ना है मुझे? पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं इस बात को मुझे समझना है। सबसे पहले तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा होती है, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति। न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति, घेरने की प्रवृत्ति, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव कहलाती है। ऐसा किसके कारण होता है? यहां लिख लेंगे, सहसंजक बल के कारण। सहसंजक बल के कारण, यानी सहसंजक बल के कारण कोई पदार्थ क्या होता है? न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। वही अवस्था क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यवस्था पृष्ठ तनाव कहलाती है। यानी जैसे कोई द्रव यहाँ है, उस पर मैं एक सीधी लाइन खींचता हूँ, उस पर क्या करते हैं? हम एक सीधी लंबा लाइन खींचते हैं, तो हम क्या देखते हैं? उस पर एक बल यहाँ अंदर की ओर, एक बल और यहाँ अंदर की ओर, यानी बल क्या करते हैं? उसके क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करते हैं, उसके क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करते हैं। यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। क्या कहलाता है? एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव। यानी पृष्ठ तनाव क्या होता है? बल बटे एक लंबाई, बल बटे रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई। यानी इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, और लंबाई का मात्रक मीटर, यानी न्यूटन प्रति मीटर। क्या इसका मतलब? न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, अगर मैं इसकी विमा निकालनी चाहूं तो एम एल टी माइनस टू, और अपॉन में कितना है? एल, तो एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी विमा कितनी बचेगी? एम एल माइनस टू। कितनी होगी विमा? एम एल माइनस टू। इसकी विमा क्या होगी? एम एल माइनस टू। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार से थोड़ा सा। पृष्ठ तनाव T बराबर होता है F अपॉन ए, ए का F अपॉन एल। क्या होता है? F अपॉन एल। T बराबर क्या होता है? टेंशन बराबर क्या होता है? F अपॉन एल। T बराबर क्या होता है? F अपॉन एल। अब एक बात समझिए, मान लीजिए यहां में लंबाई L एक बार और लिख दूं, यहां लंबाई L एक बार और लिख दिया जाए, तो बल गुणा W बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, यानी बल गुणा दूरी। यानी ये किसके बराबर हो जाता है? W, और L गुणा L क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल। यानी यहां क्या आ जाता है? क्षेत्रफल। यानी पृष्ठ तनाव किसके बराबर भी होता है? कार्य बटे क्षेत्रफल। किसके बराबर होता है? कार्य बटे
क्षेत्रफल, यानी इसका मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी तनाव का एक मात्रक और क्या होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। तनाव का एक अन्य मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। तनाव का एक मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल, अब इसके दो एग्जांपल है जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल क्या है, वर्षा की बूंद का गोल होना। उदाहरण क्या है, वर्षा की बूंद का, वर्षा की बूंद का गोल होना, गोल होना किसके कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है ऐसा, पृष्ठ तनाव के कारण। यहां लिखते हैं, पारे की छोटी बूंद, पारे की छोटी बूंद तो गोल होती है। छोटी बूंद कैसी होती है, गोल, परंतु बड़ी बूंद चपटी होती है, परंतु बड़ी बूंद कैसी होती है, चपटी। इसका क्या कारण है, छोटी बूंद पर तो पृष्ठ तनाव अधिक होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, अधिक होता है, जबकि बूंद के बड़े हो जाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। तनाव क्या हो जाता है, कम। किससे कम होता है, यह गुरुत्वीय बल से, गुरुत्वीय बल से। अब एक बार दो बार समझ लेते हैं। वर्षा की बूंद का गोल होना किसका उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का, यानी पृष्ठ तनाव के कारण वह न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है। ठीक है, दूसरा, पारे की छोटी बूंद गोल, जैसे पारे की जो छोटी बूंद होती है उस पर पृष्ठ तनाव अधिक होता है। किससे अधिक होता है, वो गुरुत्वीय बल से। जब गुरुत्वीय बल से अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव कार्य करेगा, यानी पारे की बूंद कैसी हो जाती है, गोल। लेकिन जब पारे की बूंद बड़ी होती है, जब पारे की बूंद कैसी होती है, बड़ी, तो यहाँ तनाव तो कम हो जाता है और गुरुत्वीय बल क्या हो जाता है, अधिक होता है। गुरुत्वीय बल क्या हो जाता है, इस स्थिति में अधिक हो जाता है। यही कारण है, पारे की बड़ी बूंद कैसी होती है, चपटी होती है। पारे की बड़ी बूंद कैसी होती है, चपटी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। तेल की बूंद का पानी पर फैल जाना, तेल की बूंद का पानी पर फैल जाना, तेल की बूंद का पानी पर फैल जाना, तेल की बूंद का पानी पर फैल जाना किसके कारण। अब आप ये बात समझिए, तेल की बूंद पानी पर क्यों फैलती है। तेल और पानी अलग अलग है, कौन सा बल कार्य करेगा, असंजग बल। बस यही बात समझनी है मुझे, यहाँ कौन सा बल कार्य करेगा, यहाँ दोनों पदार्थ समान है तो सहसंजक बल यानी पृष्ठ तनाव, और जहां दोनों समान नहीं है वहां कौन सा बल कार्य करेगा, असंजक बल। कौन सा बल कार्य करेगा, असंजक बल। तो क्या होता है, यहाँ तेल व जल के मध्य, तेल व जल के मध्य असंजक बल अधिक होता है, तेल व जल के मध्य असंजक बल अधिक होता है। यही कारण है कि जल पर तेल की बूंद फैल जाती है, यही कारण है कि जल पर तेल की बूंद फैल जाती है। ठीक है, एक शब्द पढ़ते हैं हम, एक शब्द पढ़ते हैं हम, केशिकत्व। किसी द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। केशिकत्व किसी परत नली है, मान लिया हमने कोई परत नली ली और इसमें आप कोई पानी वगैरह भरते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, यानी द्रव का ऊपर या ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, या नीचे उतरना किसका उदाहरण है, केशिकत्व का, केशिकत्व। ठीक है, तो केशिकत्व क्या है, द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना किसके कारण होता है, ऐसा केशिकत्व के कारण होता है। केशिकत्व के कारण कैसे होता है, केश नली, एक शब्द आता है यहाँ केश नली। ठीक है,
अब हम इसके उदाहरण से समझते हैं ऐसे। स्टोव की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। स्टोव या लैंप, जो हमारे घर में पहले हम लैंप प्रयोग करते थे, लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? केशिका तवका, यानी जो बारीक बारीक केश नलियां होती हैं उनसे गर्म कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। क्या कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देखते हैं। धान के खेत में अधिक जुताई करने पर पानी का रुकना। अब हम एक बात समझते हैं, जो हमारी मिट्टी होती है उसमें बारीक बारीक केश नलियां होती हैं, और जब हम धान लगाते हैं हम क्या करते हैं? ऊपर से इनको तोड़ देते हैं, यानी ऊपर का पानी अब नीचे नहीं जा पाएगा। ठीक है, एक बात समझते हैं हम डिटर्जेंट से कपड़े क्यों धोते हैं? जब हम पानी में डिटर्जेंट डालते हैं तो क्या होता है? परत तनाव कम हो जाता है और पानी कपड़ों की सतह तक अंदर तक चला जाता है, जिससे सफाई आसानी से हो जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस टॉपिक को पढ़िए अच्छे से, बार बार रिवीजन कीजिए, एग्जाम में देखिए हमारे किस तरह के